बच्चों, आज अपन हिस्ट्री में नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 3, दिल्ली के सुल्तान। मतलब दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान ने शासन किया, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि दिल्ली पर पहले पहले हमारे यहाँ पे केवल राजाओं का शासन था, लेकिन फिर बाहर से कुछ लोग आए, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इराक से, तुर्क से। तो इन लोगों ने यहाँ पर आकर अपना साम्राज्य फैलाया, युद्ध हुए, राजाओं को हराया और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो दिल्ली में ही क्यों किया, दिल्ली इतना महत्वपूर्ण क्यों था, तो इस सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। अब जो कावेरी डेल्टा था उपजाऊ क्षेत्र था, तो वहाँ पर कई बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। दिल्ली में पहले कोई एक राजा विशेष नहीं था, न ही दिल्ली को किसी ने अपनी राजधानी बना के रखा था। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। और जब पहले क्या था कि दिल्ली इतना महत्वपूर्ण नहीं था, कि ये इतना महत्वपूर्ण शहर कब से शुरू हुआ, इसको इम्पोर्टेंस कब से मिलने लगी, 12वीं शताब्दी में होने लग गई थी। मतलब दिल्ली की महत्वता बढ़ने लगी थी। तो कैसे बढ़ने लगी थी, तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के शासन काल में, राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चामान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब सबसे पहले दिल्ली पर किन राजपूत राजाओं का शासन था, तोमर राजवंश का। सबसे पहले दिल्ली पर किन राजपूत राजाओं का शासन था, या तो आप किसका था सबसे पहले, तोमर। ठीक है, तोमर राजवंश राजपूतों में जो सबसे शक्तिशाली थे उनका नाम था अनंगपाल, और इन्होंने 1130 से 1145 तक दिल्ली पर अपना साम्राज्य बनाए रखा, शासन किया, और उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। फिर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने, अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने तोमर राजाओं पर आक्रमण किया और उन्हें हराया, और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो चौहानों ने परास्त किया तोमर और चौहानों के राज्यकाल में। और फिर तोमर और चौहानों के राज्य काल में, मतलब जब इन्होंने शासन किया, उस समय दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब यहाँ पर बहुत से यहाँ का व्यापार बढ़ने लगा, और ऐसे करते करते क्या हुआ कि दिल्ली की समृद्धि होने लगी, दिल्ली का विकास होने लगा, और इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली, मतलब अमीर अमीर जैन व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए, और यहाँ पर रहने लगे। देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, और उस समय दिल्ली में कुछ सिक्के ढाले जाते थे, जिन सिक्कों का नाम था देहलीवाल, जो काफ़ी प्रचलन में थे। फिर ये तो अपन ने पढ़ा था 12वीं शताब्दी तक का, ठीक है। फिर 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। फिर 12वीं शताब्दी तक तो हमारे दिल्ली पर केवल राजपूत राजाओं का ही शासन था, और जैसे ही 13वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है, और हमारे दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली बहुत समृद्धिशाली हो गया था, तो वहाँ पर लोगों की नज़र होने लग गई।
लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन उनकी ऐसी इच्छा होने लगी कि अगर यहाँ दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया जाए तो यहाँ से खूब सारा धन कमाया जा सकता है। तो ऐसे करते करते फिर अफ़गानिस्तान, काबुल, ईरान, इराक, यहाँ से फिर लोग यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और धीरे धीरे करते उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 13वीं सदी के आरंभ में। और इसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन पर 5 वंशों को पहचान कीजिए और फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का अधिकार होता गया और एक के बाद एक वंश की स्थापना होती गई। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है, तो बच्चों आपके बुक में भी ऐसी एक तालिका दी हुई है। तो दिल्ली में कौन कौन से शासक हुए? सबसे पहले हमारे दिल्ली पर किसका शासन था? राजपूत वंश का। हमारे दिल्ली में केवल राजपूत राजाओं का ही शासन था। और राजपूत शासन सबसे पहले किसका शासन था? तोमर राजवंश। ठीक है, उसमें जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो कौन थे? अनंगपाल। और उन्होंने कितने साल तक शासन किया? 1130 से 1145 तक। फिर अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्होंने अनंगपाल को हराया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर किसका शासन हो गया था? पृथ्वीराज चौहान का। अब पृथ्वीराज चौहान के समय में दिल्ली का बहुत विकास हुआ और इन्होंने 1175 से लेकर 1192 ईस्वी तक, मतलब इतने सालों तक इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। फिर पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली था, तो फिर मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। उस तराइन का 1192 में तराइन का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी के बाद टर्की से जो तुर्क शासक थे, उन्होंने यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी को हराया। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है आपने, है ना? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था जिसने। तो इसने फिर 1206 में दिल्ली पर अधिकार किया और 4 साल तक 1210 तक उसने दिल्ली पर अधिकार किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये भी इसका सेनापति था, तो इसने भी इसको हराकर दिल्ली पर अधिकार किया इल्तुतमिश ने। फिर इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, उसने अब इल्तुतमिश के बाद में जो शक्तिशाली थी, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली की सुल्तान बनाया। लेकिन जो कि ये रजिया सुल्तान एक महिला थी, तो वहाँ के लोगों ने उसे पसंद नहीं किया और ऐसे करते षड्यंत्र करके रजिया सुल्तान को मार दिया और गयासुद्दीन बलबल ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 4 साल तक रजिया सुल्तान दिल्ली पर सुल्तान के रूप में शासक बनी रही, फिर उसे मार दिया और उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद में आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन शुरू होता है 1290 से 1320 तक। जो भी शासक हुए वो कौन थे? खिलजी वंश का शासन था दिल्ली पर, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अधिकार किया। फिर जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी,
उसने अपने चाचा की हत्या कर दी और खुद वहाँ का सुल्तान बन गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अब इनके समय में दिल्ली का विकास भी खूब हुआ था और दिल्ली में कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे, कुछ गलत कार्य भी किए थे, तो इनके शासन में दिल्ली का विकास भी काफ़ी हुआ था। फिर खिलजी वंश का अंत हुआ और नया वंश आया, तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने 1320 से 1324 तक दिल्ली पर शासन किया। फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद में आए थे मोहम्मद तुगलक, जिसको वहाँ के लोग क्या कहते थे, क्योंकि वो कार्य करता था ना, वो उल्टे सीधे कार्य करता रहता था, इसलिए वहाँ जो लोग थे दिल्ली के वो इससे मोहम्मद तुगलक को पागल कहते थे। इन्होंने 1324 से 1351 तक दिल्ली पर सुल्तान बने रहे। फिर मोहम्मद तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक आए। इन्होंने 1351 से 1388 तक दिल्ली पर अधिकार किया। अब तुगलक वंश का अंत हुआ 1388 में। फिर 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई, जिसमें खिज्र खान थे। उन्होंने 1414 से 1421 तक दिल्ली पर अधिकार किया। फिर खिज्र खां के बाद बहलोत लोदी, जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना की, और लोदी वंश के बाद में दिल्ली पर सुल्तान का अधिकार समाप्त हुआ और बहलोत लोदी को बाबर ने हराया और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो 1130 से लेकर 1499 ईस्वी तक दिल्ली पर अलग अलग राजवंशों की स्थापना हुई और इन्होंने वहाँ पर शासन किया। ठीक है बच्चों, तो ये आप अब अपन आगे ना एक एक राजवंश के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।